Good evening. Fine. Uh, due to a little bit pain in my head, I don't know. I'll skip this lecture today of resilient. जो uh, हमको समझना है, we all need to understand. So determination for action market में जब हम बात करें, that is a flexible exchange rate system चलती है. Just a minute. Hold on. So when we talk about the flexible exchange rate system, flexible exchange rate is a rate which is determined by the forces of demand and supply. जब हम flexible exchange rate system की बात करते हैं या let's say फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी हम जब बोलते हैं कि इट इज अ मैनेज फ्लोटिंग की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी डिमांड एंड सप्लाई से ही एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होती है. व्हेन वी टॉक अबाउट डिमांड एंड सप्लाई से एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होती है तो डिमांड का जो लॉ है वही यहाँ पे भी लागू पड़ेगा एंड सप्लाई का भी जो लॉ है वो भी यहाँ पे लागू पड़ेगा. सो डिमांड क्यों बढ़ती है फॉरेन एक्सचेंज की? द वेरी फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो द मेन सोर्सेज ऑफ डिमांड we need to understand. Similarly, we'll understand main sources of supply. हम supply के भी main sources समझेंगे, right? So sources of demand क्या है या फिर foreign exchange की demand क्यों बढ़ती है, उसके reasons क्या है? अगर आप बोलो तो is one and the same. तो पहली चीज अगर हमको मार्केट में फॉरेन के गुड्स चाहिए यानी मे बी जापान से गुड्स चाहिए या यूएस से गुड्स चाहिए. So we don't want our goods, our domestic goods, but we want outside goods. तो हमको क्या करना पड़ेगा? If you want to buy those goods, so we need to import those goods. And for import, we need to pay what? Foreign exchange. हमको foreign exchange देना पड़ेगा. So purchase of goods and services from other countries. पहला रीजन तो ये है, उसी वजह से डिमांड फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ती है. दूसरा है टू सेंड गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स टू फॉरेन कंट्रीज. अगर हमको बाहर के देश में अगर कुछ गिफ्ट भेजनी है देन वी नीड टू सेंड इन देयर करेंसी, राइट? तो गिफ्ट और ग्रांट देने के लिए भी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड होती है. If we speculate in the value of foreign currencies, अगर हमको लग रहा है कि डॉलर्स के भाव बढ़ेंगे या येन का भाव कम हो जाएगा तो स्पेकुलेशन के लिए भी हमको पैसा देना पड़ता है, राइट? मार्जिन मनी वे टू पे. तो उसके लिए भी हमको फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड होती है. इफ यू वांट टू परचेस अ फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ सम अदर कंट्री, जैसे कि हमको माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स चाहिए, राइट? जो कि यूएस डॉलर में होंगे या फिर वो गूगल के शेयर्स बाय करने या फेसबुक के शेयर्स बाय करते हैं. तो वैसे कोई भी फाइनेंशियल एसेट हमको बाहर के देश में परचेज करना है तो उनकी करेंसी में हमको पैसा देना पड़ेगा. सो फॉर दैट फॉरेन एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड. या फिर टू मेक द पेमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल लोन्स या अंतरराष्ट्रीय लोन अगर हमने ली है तो उसका पेमेंट देने के लिए, इफ यू वांट टू गिव देम द पेमेंट बैक, राइट? तो उसके लिए भी डिमांड होती है. सो डिमांड का फॉरेन एक्सचेंज के एक बहुत रीजन है, एक रीजन नहीं है. हम कोई भी चीज फॉरेन गुड्स में अगर डील कर रहे हैं या फॉरेन की सर्विसेज में अगर डील कर रहे हैं, राइट, तो उसकी डिमांड रहेगी. याद रखिए, there is an inverse relationship between foreign exchange. Now, this is the rule that you need to remember कि पूरा उल्टा रिलेशनशिप होता है between the foreign exchange rate and the demand of foreign exchange. Foreign exchange का डिमांड और foreign exchange rate के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है. उसका मतलब ये होता है कि हायर फॉरेन एक्सचेंज रेट, जितना ज्यादा रेट होगा, राइट, लोअर भी द डिमांड, डिमांड उतनी कम होगी. सिंपल सी बात है. अगर फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि रेट हाई होने का मतलब ये होता है कि आपको उनकी करेंसी महंगी लग रही है. उनकी करेंसी महंगी नहीं है पर उनकी करेंसी में जो होने वाले जो गुड्स है वो भी महंगे हैं, कहने का मतलब. एग्जाम्पल देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू बाय सम चॉकलेट फ्रॉम लेट्स से यूएस, और यूएस के रेट, फॉरेन करेंसीज के रेट क्या है डॉलर के मुकाबले अगर हम देखने जाए. सो $1 लेट्स से इज इक्वल टू आपका 50 रुपीज हुआ करता होगा एक टाइम पे. Now $1 is equal to 70 rupees हो गए हैं. Now what is going to happen with this? कि पहले आपको लेट्स से वहां पे $1 की चॉकलेट चाहिए थी तो 50 रुपए यहाँ पे खर्च देते इंडिया से तो मिल जाती. पर अभी कितने खर्चने पड़ेंगे आपको उसको? 70 रुपीज. इट मीन्स कि ज्यादा भाव आपको देना पड़ेगा वही चॉकलेट लेने के लिए. तो आप उनकी चॉकलेट कब लोगे? When the
$1 is equal to 50 rupees तब लोगे, या when $1 is equal to 70 rupees तब लोगे? Yes, कब लोगे आप? When you buy the chocolate of foreign country or in dollars, 70 rupees का डॉलर होगा तब लोगे या 50 rupees का डॉलर होगा तब लोगे? Yes. 50 रुपीज का। Can anyone tell me that? Am I audible to everyone? यस सर। ये आवाज नहीं आ रही बच्चों की। तो दिक्कत Yes. होगा। Just a minute. Let me. Yes. Now can you tell me? Now I can hear. I think there are some glitches in my headphone only. Yes, Harshit. यस सर, व्हेन द वैल्यू इज 50 रुपीज। Yes. So definitely, आपको कम भाव में ही आप बाई करोगे, right? And that's a law of demand. हमने लास्ट ईयर भी देखा था, right? Law of demand यही बोलता है कि when the prices is low, then only we want to buy more of the goods and services. So higher the foreign exchange rate, the lower the demand for foreign exchange, and lower foreign exchange rate, higher the demand for foreign exchange. यही चीज होती है. So let's say यहाँ पे भी वही ऐसा ही एग्जांपल दिया है. सपोज यहाँ पे वो बता रहे हैं आपको कि अगर यूएस डॉलर इन इंडिया फॉल्स फ्रॉम 50 to 40, अगर 50 रुपए से 40 रुपए गिर जाता है, राइट, इट मीन्स दैट अर्लियर इंडियन पीपल हैव टू पे रुपीज 50 to buy $1 worth of goods. Now they have to pay 40 rupees to buy $1. यानी आपको उनका गुड्स चीप लगेगा, राइट? सो अमेरिकन गुड्स हैव बिकम चीपर फॉर इंडियन पीपल. और ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे? वी नीड टू बाय वी विल बाय मोर गुड्स फ्रॉम देम. अगर हम ज्यादा गुड्स बाय करने के लिए हमको क्या चाहिए? वी नीड देयर करेंसीज, राइट? सो हमको उनकी करेंसी चाहिए. सो एट द लोअर प्राइस ऑफ यूएस डॉलर, इंडिया इज रेडी टू बाय मोर गुड्स. क्लियर है? तो जैसे ही प्राइस गिर जाता है, जैसे कि 50 हो जाता है, विल बाय फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड भी बढ़ जाती है मार्केट में, क्योंकि लोगों को सबको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, सबको डॉलर्स चाहिए, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू बाय देयर गुड्स. और जैसे उनका रेट ऊपर हो जाता है, हाई हो जाता है, द पीपल विल डिमांड लेस फॉरेन एक्सचेंज, राइट? सो यहाँ पे आपको दिख सकता है कि इनवर्स रिलेशनशिप है, पूरा उल्टा रिलेशनशिप है. एट हायर रेट, लेस डॉलर्स विल डिमांड, एंड लोअर रेट, मोर डॉलर्स विल डिमांड, इन अदर वर्ड्स. तो यहाँ पे मिलियंस में होता है, नॉर्मली फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डिमांड होती है, राइट? सिमिलर तरह का लॉ लागू पड़ता है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में. तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की जब हम बात करते हैं तो सप्लाई क्यों होता है फॉरेन एक्सचेंज का? सो हाउ द सप्लाई कैन हैपन? तो जब फिरंगी लोग हमारे इंडिया में आते हैं, फॉरेन लोग इंडिया में आते हैं और वो लोग कुछ बाय कर लेते हैं, हमको कुछ पैसा देते हैं. सो दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी गेट अ सप्लाई, राइट? यानी या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, एफडीआई हो, राइट, तब हो सकता है. Otherwise, flow of foreign exchange due to speculative purchases by non-residents in the domestic country. यानी कोई स्पेक्युलेटिव करता है, राइट? यानी नॉन रेसिडेंट यानी बाहर का कोई बंदा आके यहाँ पे लेट्स से शेयर्स में सट्टा लगाता है या शेयर्स में कुछ खरीदता है बेचता है. देन ऑल्सो दे नीड टू कन्वर्ट देयर करेंसी
पहले उनकी करेंसी को कन्वर्ट करके उनको रुपीज में लेना पड़ेगा, तो उस टाइम पे भी सप्लाई मिलती है। या फिर सिंपल ऐसा समझ लो कि रेमिटेंस करते हैं। रेमिटेंस का मतलब होता है भेजते हैं पैसा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रिलेटिव्स जापान में या कहीं पे भी, अमेरिका में या ब्रिटेन में रह रहे हो, और वो वहां से कुछ पैसा भेजते हैं, तो आपको कुछ वहां के डॉलर्स या पाउंड में पैसा नहीं मिलता है। यहाँ पे बैठे बैठे आपको कैसे पैसे मिलता है? इट हैज टू बी कन्वर्टेड राइट इनटू रुपीज एंड देन यू गेट अ मनी। तो वो उससे क्या होता है, सप्लाई बढ़ती है। सप्लाई फॉर एक्सचेंज यानी वो हमारे पास आती है। कंट्री की तरह से सोचो, सो कंट्री के पास आती है फॉरेन एक्सचेंजेस, एंड दैट विल बी हेल्पफुल, राइट? तो ये तो इसके इतने रीजन दिए हैं, पर लेट मी टेल यू देयर आर मेनी मोर रीजंस, अगेन आई एम टेलिंग यू, राइट, फॉर दिस टू हैपन। So there is a direct relationship between foreign exchange rate and the supply of foreign exchange. इसका एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है फॉरेन एक्सचेंज रेट का एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का, राइट? दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप। हायर द एक्सचेंज रेट, हायर द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एंड लोअर द एक्सचेंज रेट, लोअर द सप्लाई। तो जितना रेट हायर होगा, मतलब सप्लाई भी ज्यादा रहेगा। अब रेट से सप्लाई का क्या लेना, सिंपल सी बात है कि सप्लाई जब आप सोचते हो फॉरेन एक्सचेंज की, तो ऑलवेज आप इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, राइट? फॉरेनर्स के व्यू पॉइंट ऑफ से सोचो। वो लोग सप्लाई कब करेंगे? जब उनको इंडियन के गुड्स सस्ते लगेंगे। और उनको इंडियन के गुड्स कब सस्ते लगेंगे? व्हेन देयर वैल्यू ऑफ डॉलर इज मोर देन इंडियन रुपी। तो फॉर एग्जांपल, लेट्स से अगर $1 इज इक्वल टू, लेट्स से समझ लो 50 रुपीज है, राइट? एंड $1 बढ़ के हो गया है 70 रुपीज। तो इनको इंडियन के गुड्स कब सस्ते लगेंगे? जब 50 रुपीज होगा तब, या 70 रुपीज होगा तब? यस? कैन एनीवन टेल मी दैट? आपको, अगर आप फॉरेनर हो और इंडिया में वैसे पैसे डालने हैं, तो आपको कब डालोगे आप? जब $1 हो, आप डॉलर्स में वैसे समझ लो, राइट? तो $1 इज इक्वल 50 रुपीज हो तब, या $1 इज इक्वल 70 रुपीज हो तब? व्हेन यू विल इन्वेस्ट? इज एनीवन मेक श्योर? आवाज सुनाई नहीं दे रहा, मेक श्योर। इसमें हेडफोन में प्रॉब्लम आ रहा है क्या? कैन यू स्पीक इट प्रॉपर्ली बेटा? मेक श्योर। यस? कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? Yes, sir. आई डोंट नो। Yes, sir. हेलो, मेक श्योर, कैन यू टाइप इट? इट्स नॉट टाइपिंग। I cannot hear you, beta. There is a serious flaw with your headphone, I think. Fine, leave it. So, okay, anyone can tell me. That's all that is meant said. कोई भी बता सकता है। तमन्ना, anyone. दृष्टि, आस्था, अगर आप, हाँ वो तो हर्षिल। Sir, when $1 70 rupees. Yes, $1 is 70 rupees. Why? May I know the reason why? Sir, I will get in return. That's why.
Yes, you get more goods in return. That is the only reason. So let's say the price of the US dollar in India falls from rupees 50 to rupees 40. उसका मतलब ये होता है कि it means that the earlier USA could buy 50 rupees worth of goods, right? But अगर वो गिर के 40 हो जाएगा तो now he can buy only 40 rupees worth of goods. तो उसका फायदा कब है? उसका फायदा तब है जब वो 50 rupees worth of goods buy कर पाएगा. Now this is the only thing that you need to understand in foreign exchange. कि जब 50 rupees worth of goods होगा, then the supply would be there, but it will be supply will be more if that rate of 50 rupees will raise to 70 rupees. क्योंकि उनको इंडिया की चीजें चीप लगने लगेगी, राइट? फॉर एग्जांपल इंडिया में से लेट्स से पहले कुछ 7 लाख की कोई चीज खरीदनी हो, 7 लाख रुपीज के कोई लेट्स से कोई फ्लैट या कोई कुछ कुछ भी चीज खरीदनी हो उनको, सो 7 लाख की चीज करने के लिए उनको क्या डालना पड़ेगा, $1 लाख चाहिए उसको, राइट, देने के लिए, 7 लाख की चीज देने के लिए. नाउ इफ द प्राइसेस आर गोइंग टू ड्रॉप टू 50, राइट, तो उसको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे डॉलर्स में. सो दैट्स व्हाई दे आर डिस्करेज. So not right. So definitely when they will encourage when the rupee value of the dollar will increase. In other words, दूसरी भाषा में मैं बोलूँ तो डॉलर की वैल्यू मजबूत हो जाती है. दैट मीन्स डॉलर इज बिकम स्ट्रॉन्ग है एंड रूपी स्टार्ट डेप्रिशिएटिंग. रूपी की वैल्यू कम होती है, कमजोर होती है. और ये कब होता है? $1 is equal to 70 rupees, right? So you can see here the diagram also, right? So जब 50 रुपीज का डॉलर था तो सप्लाई 10 मिलियन थी, और जब 70 रुपीज का डॉलर हो गया तो सप्लाई 30 मिलियन हो जाएगी. दैट मीन्स द पीपल स्टार्ट बाइंग. इक्विलिब्रियम कभी आता है? सो दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड. Equilibrium can be achieved only when the demand and the supply for foreign exchange are equal, right? So the flexible exchange rate is determined at a point where the demand for and supply of foreign exchange are equal. दोनों का foreign exchange equal हो जाए. और ये कब होता है? When the intersection at this is point at E, right, at equilibrium, right? So when DD and SS will be intersecting. तो आपने equilibrium of market पढ़ा था last year macroeconomics में. Similarly यहाँ पे भी equilibrium of foreign exchange market है. This is the foreign exchange market basically, right? So you know that demand का relationship, you know now the supply का relationship, right? Now let's understand बेसिक डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी और उसका ताल्लुका रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन के साथ कैसा है, हम ये समझेंगे. यहाँ पे एक चीज और समझा दूं कि पॉइंट ई जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, राइट, वो यहाँ पे तो हम ऐसे मानते हैं कि स्टेबल रहेगा, बट इट इज नॉट गोइंग टू रिमेन स्टेबल ऑलवेज. रिमेंबर, इट इज अ पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई कर्व और फॉरेन एक्सचेंज इंटरसेक्ट ईच अदर. जो आपको क्या देता है, बेसिकली आपको इक्विलिब्रियम समझाता है. सो इट गिव्स द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, राइट. यही चीज को हम क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज. तो एग्जाम में अगर पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज, तो आपको ये आना चाहिए, इट इज नथिंग बट द इक्विलिब्रियम ऑफ एक्सचेंज. इट शोज दैट व्हेन द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन यूएस डॉलर एंड इंडियन रुपीज 60, राइट, यहाँ पे दिखा रहा है, तब आप $20 मिलियन की डिमांड कर रहे हो. और यहाँ पे आप देख सकते हो वो चीज. और टोटल अगर आप बोले कि टोटल कितना व्यापार हो रहा है, टोटल कितना बिजनेस हो रहा है मिलियंस ऑफ डॉलर्स में, तो 16 to 20 दैट इज 1200 मिलियन रुपीज का व्यापार हो रहा है, ऐसा बोल सकते हो, राइट. सो दिस इज इट. नाउ एट दिस डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट मार्केट इज क्लियर. इससे ही डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट मार्केट को क्लियर किया जा सकता है, राइट. टोटल डिमांड फॉर डॉलर इज इक्वल टू टोटल सप्लाई ऑफ डॉलर्स, और वो 20 मिलियन. और ये इक्विलिब्रियम स्टेबल नहीं रहता, मैं बता दूं, राइट. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम में इक्विलिब्रियम चेंज होते रहते हैं. सो इट इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग आल्सो, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग आल्सो. The next important point to understand is the depreciation and appreciation of domestic currency. Depreciation और appreciation का मतलब क्या होता है? So when the rupee value falls, डॉलर के सामने रुपी वैल्यू फॉल हो जाती है, यानी 50 रुपीज का डॉलर मिलता था, अभी 60 रुपीज मिलता है, तो नुकसान हमारा है, क्योंकि हमको पहले $1 खरीदने के लिए कितना रुपीज देना पड़ता था,
50 rupees. Now, how much we have to pay? We have to pay 60 rupees. Now, if we want to pay more, it means our currency is depreciated. हमारी currency depreciate बोली जाएगी, right? तो यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि it occurs when there is a fall in the value of the domestic currency in terms of another foreign currency. अगर हमारी डोमेस्टिक यानी हमारी करेंसी की वैल्यू फॉल हो जाती है बाहर के करेंसी के सामने, तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, राइट? अगर उसका विपरीत होता है, राइट, उसका ऑपोजिट होता है, so a rise in a foreign exchange implies that there's an appreciation of the US dollars. उसमें का मतलब ये भी हुआ कि हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हुई पर फॉरेन एक्सचेंज में यूएस डॉलर अप्रिशिएट हुआ, राइट? एंड वाइस वर्सा, ऐसा उल्टा ही होता है कि अगर हमारी करेंसी अगर मजबूत होगी तो सामने वाले की करेंसी वीक होगी, राइट? तो यहाँ पे एक समझा है कैसा होता क्यों है, रीजंस। समझ लो कि यू हैव इक्विलिब्रियम और यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हो। द इक्विलिब्रियम इज कमिंग एट पॉइंट ई, फॉर एग्जांपल समझ लो कि डी डी एंड एस एस इंटरसेक्ट हो रहे हैं, राइट? नाउ लेट्स से because of some reason the demand of the foreign currency start rising. Maybe because we demand more of their goods. Maybe because I don't know, they have a through technology. Let's say they are making more iPhones. Let's say iPhone सबको पसंद है, तो iPhone सब buy करने लगे रातों रात, right? So because of that, your demand curve shifts from DD to D1 D1. अगर ऐसा होगा, so what will happen? If you more demand a foreign exchange, so the rate of foreign exchange will become higher, right? And at the same time, more people, because of the more demand, more people will be engaging at the higher rate, right? भले ही रेट बढ़ गया है फिर भी लोग ज्यादा एंगेज होंगे, बिकॉज नाउ वी आर नॉट जस्ट थिंकिंग अबाउट द डिमांड को, हम सिर्फ डिमांड को अकेले में नहीं देख रहे, वी आर थिंकिंग अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एट एंटायर, राइट? हम पूरा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट देख रहे हैं। और इसीलिए अगर सप्लाई और डिमांड दो साथ में इंटरेक्ट करते हैं, तो उस टाइम पे अगर डिमांड बढ़ जाती है तो याद रखिएगा कि द रेट इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज, रेट भी बढ़ेगा, एंड एट अ हायर sorry, the more people are going to engage in that rate. So higher amount of the, you can say, the demand will be there at a higher rate, right? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट यहाँ पे क्लोज कैसे होगा? इवन इक्विलिब्रियम पे क्लोज होगा, जिसमें एक्सचेंज रेट होगा 70 रुपीज पे और $30 million एक्सचेंज हो सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे लिखा है द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज क्लियर एट $30 million। समझ में आ रहा है ना सबको ये? यस, Yes, sir. राइट। नाउ इफेक्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के इफेक्ट्स क्या होते हैं? नंबर वन, इट मीन्स राइज इन द प्राइस ऑफ द फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी का भाव बढ़ गया उसका मतलब, और यू कैन से द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, या फिर ऐसा बोल सकते डोमेस्टिक करेंसी का भाव कम हो गया। पॉइंट नंबर टू, डोमेस्टिक करेंसी बिकम्स लेस वैल्यूएबल। हमारी करेंसी बाहर लोगों के मुकाबले कम वैल्यू हो जाएगी, सो इट बिकम्स लेस वैल्यूएबल। थर्ड, इट विल रेज द रुपी कॉस्ट ऑफ फॉरेन गुड्स, बिकॉज हायर रेट हो गया है तो डेप्रिशिएट हो रही है ना हमारी करेंसी उनको के सामने, तो हमको उनके गुड्स महंगे लगेंगे। सो द रेज रुपी कॉस्ट ऑफ फॉरेन गुड्स, भले उनके लिए तो उतना ही भाव है पर हमारे लिए वो महंगा हो जाएगा। और इंडिया में यही होता आ रहा है, हमको ऑलवेज फॉरेन के गुड्स महंगे ही लगते रहे। क्यों? क्योंकि इंडिया में जब आजादी हुई तो वी हैव $1 इज इक्वल टू 5 रुपीज। नाउ हाउ मच? अब ये $1 इज इक्वल टू 73 रुपीज। तो हमको ऑलवेज अमेरिका के गुड्स महंगे ही लगते हैं, एंड दैट इज द रीजन द पीपल ट्राई टू गो टू अमेरिका, राइट? बिकॉज वहां पे डॉलर्स में कमाना और रुपीज में आप कन्वर्ट करोगे तो बहुत सारा पैसा दिखता है, राइट? दिस इज वन ऑफ द रीजन। सो एक्सपोर्ट्स विल राइज एंड इंपोर्ट्स विल फॉल। हाँ, दैट इज अ गुड थिंग दैट हैपेंड, क्योंकि
पहले आप बेचते थे तो कम पैसे मिलते थे आपको, अभी आप डॉलर्स की चीज बेचोगे, डॉलर्स में बेचोगे, तो पैसे भी आपको ज्यादा मिलेंगे. सो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट यूज टू सोल्ड $10,000 और लेट्स से 50 का भाव होता, तो 5 लाख रुपए मिलते. पर अगर वही चीज 60 रुपीज हो जाती है तो आपको 6 लाख रुपए मिलते हैं. सो डेफिनेटली एक्सपोर्ट्स विल राइज, पर इम्पोर्ट्स विल फॉल. ये समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस. Yes, sir. ओके, लेट्स मूव है. डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी एंड डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी. डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन में फर्क क्या है, ये दोनों ही टर्म्स को समझने की जरूरत है. डेप्रिसिएशन हमने देखा था इवन फिक्स एक्सचेंज सिस्टम में, फिक्स एक्सचेंज रेजिम के अंदर, कि जब डेप्रिसिएशन होता है करेंसीज का, इट मींस डिमांड एंड सप्लाई से होता है. इट्स अ मार्केट फोर्सेस जो डिसाइड करता है. जबकि डिवैल्यूएशन जब होता है तो वो खुद सरकार डिटरमाइन करती है, गवर्नमेंट या बॉडी अथॉरिटी डिटरमाइन करती है, राइट. तो डेप्रिसिएशन ऑलवेज हैपेंस, रिमेंबर, due to the market forces, right? Due to the demand and supply. Whereas devaluation always happens because of the government interference. वैसे ही depreciation होना वो flexible exchange rate system की बात है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड सप्लाई को देखा जा रहा है. जबकि डिवैल्यूएशन कोई ऑफिशियल क्योंकि डिक्लेयर कर रहा है, जानबूझ के भाव को कम कर रहा है, राइट. बिकॉज सी उसको भाव कम करने का रीजन क्या है उसको पता नहीं है एक्चुअल में, कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेट ऑफ करेंसी, राइट. उनके देश में जो रेट चल रहा है और बाहर जो रेट चल रहा है उसमें बहुत अंतर है. तो वो रेट को बिठाने के लिए वो क्या करता है, भाव को काफी टाइम कम कर देता है, बिठा ज्यादा कर देता है, जस्ट बिकॉज कि उसको बाहर से जो गुड्स आ रहे हैं उसके क्या बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में उसका ओवरलोड नहीं हो जाए, डंप ना हो जाए, उसके लिए भी ये करते हैं, राइट. एक्सचेंज रेट को चेंज करते रहते हैं. तो उसको वो कब हो सकता है, वो ऑलवेज फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में हो सकता है. और ये सरकार बैलेंस करने के लिए करती है. मैं ये नहीं बोल सकता कि सरकार को पता होता है तो कैसे बैलेंस किया जा सके, बट मैं ये बता सकता हूँ कि सरकार ऑलवेज ट्राई टू बैलेंस इट, बट इन रियलिटी द गवर्नमेंट डजंट नोज इट, राइट. It depends upon the market forces, demand and supply of the currency concerned the free market. मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करता है और ये फ्री मार्केट का मैकेनिज्म का चीज है. जबकि दिस डिपेंड्स अपॉन गवर्नमेंट ऑर्डर, ये गवर्नमेंट ऑर्डर पे डिपेंड करता है, पॉलिसी इश्यूज पे डिपेंड करता है. ये तो सर डिफरेंसेस. उसकी सिमिलरिटी ये है, दोनों ही केस के अंदर एक्सपोर्ट्स राइज होंगे और इम्पोर्ट्स फॉल होंगे, क्योंकि दोनों ही केस के अंदर आप कर क्या रहे हो, दैट इज अ दैट, अगर आप डॉलर के सामने मुकाबले रुपीस को देखो तो वो कम होता जा रहा है, राइट. दोनों ही केस में आप देख सकते हो the same thing is going to happen. Let's move on. Just a minute. Okay. Now comes to the appreciation of the domestic currency. Appreciation कब होता है? So appreciation के भी काफी reasons है. पर one of the most common reason ये है कि काफी टाइम क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई. लेट्स अंडरस्टैंड लाइक दिस एंड लेट्स लुक एट डायग्राम अगेन, राइट. डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्शन हो रहा है एट पॉइंट ई पे, समझ लो, राइट. और बिकॉज ऑफ सम रीजन द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हैज डिक्लाइंड, राइट. So if it decline, then it will move to the left अगर वो कम हो जाता है. एंड बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन, आपको क्या लग रहा है, सप्लाई अगर कम हो जाएगी तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी. बट दैट बिकम्स ऑपोजिट व्हेन द सप्लाई स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. अगर फॉर एग्जांपल यूएस में अभी इवन इन कोरोना वायरस, जस्ट मैं रिसेंट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, कि यूएस में क्या कर दिया उन्होंने, नोट बहुत छाप दी, यानी करेंसीज बहुत छाप दी. सो द सप्लाई has become more of the dollars now. If the supply will become more dollars, right, what is going to happen, the price of the dollar is going to fall in terms of another foreign exchange, right. उसका प्राइस दूसरों के मुकाबले गिर जाएगा. So वही हुआ, उन्होंने सप्लाई बढ़ा दी, so the supply curve is shifted to right
right, from SS to S1, S2. And because of that, you get a new equilibrium point at E1, जहाँ पर आप देखोगे the people are indeed going to do more trade, लोग ज्यादा ट्रेड करेंगे, बिजनेस करेंगे, बट एट अ लोअर रेट कम हो जाएगा, राइट. So this is where the appreciation of the domestic currency comes. करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट होगी, यानी रुपी में अप्रिशिएट होगी. ये इकोनॉमी के लिए अच्छी साइन है, नो डाउट, पर इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स उसमें फंस जाएंगे, राइट. विल सी हाउ. So appreciation of domestic currency, it occurs when there is an increase in the value of domestic currency in terms of another foreign currency. अगर डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है दूसरे करेंसी के सामने, तो ये होता है. दैट्स नंबर 1. और नंबर 2, just a minute. I cannot hear the voices of anyone. Uh, just Tamanna, just say something, beta. I just want to check. Yes, sir. Hmm. I couldn't hear. Just a minute. Now say something, Tamanna. वापस बोली कुछ. Yes, sir. ये आवाज आ रही है मुझे. ऐसा क्यों हो रहा है आज? The problem is adjust. Yes, now say something. Can you hear my voice now? Yes, sir. मेरा वॉइस जा रहा है पर सामने से वॉइस नहीं आ रहा है मुझे. हेलो हेलो. Now say something. Anyone? Asta? Yes, sir. Trustee, okay. I got a voice of trustee. Yes, Maxai, now you say something. Maxai, तो आवाज नहीं आ रहा. Tamanna, you say something, or Ayushi, or Asta, or Harshil, you say something. Everyone say something. Yes, Yes, sir. Okay, I yes. got it. Yes, sir. Got it. Got it. Got it. Got all of yours. Thank you. Hello. Got it, Maxai. Thank you. Okay, sir. Why these two are not joined? Sohel and Devanshu, what they are doing? Actually, you know about him? No, sir. Okay, fine. चलिए, so appreciation of domestic currency में होगा क्या? रुपी की वैल्यू, it means रुपी की वैल्यू कम हो जाएगी, in other words, or you can say like that कि $1 अगर let's say 50 रुपीस का था, right? So $1 अभी कितने में मिलेगा आपको? 40 रुपीस में मिलेगा, कम भाव में मिलेगा, कहने का मतलब. So rupee value of the dollars is become lower, you can see. It occurs when there is an increase in the value of domestic currency in terms of another foreign currency. Right? A foreign exchange rate implies appreciation. Right? उसका मतलब होता है कि appreciation होता है. A foreign exchange rate implies that less rupees are needed to buy $1. See, यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा है. Right? And now you need less rupee for $1. Right? So what is the effect of that? उसका effect क्या होता है? It means the foreign price of foreign currency. Foreign currency का भाव गिर रहा है, हमारा नहीं, उनका गिर रहा है. Point number 2. Domestic currency has become more valuable. हमारी domestic currency ज़्यादा valuable हो गई. Yes, that's also true. यहाँ पे exports गिरेगा and imports will rise. Exports will fall and imports will rise. Let's understand this. Appreciation of the currency. It means increase in the value of the domestic currency in terms of another foreign currency. Domestic currency का भाव बढ़ रहा है, right? But ये कैसे होता है? Again, this is all because of the market forces. So let me write it down. लिखा नहीं है यहाँ पे नीचे.
राइट, जबकि गवर्नमेंट और मॉनिटरी अथॉरिटी यहाँ से खुद ऑफिशियली रेज करती है। सेकंड, डिमांड एंड सप्लाई से होता है ये, और ये गवर्नमेंट ऑर्डर से होता है, जो आपको पता है। सेम पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है। और थर्ड पॉइंट भी सेम है कि वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में होता है। कौन सा? एप्रिसिएशन। जबकि रिवैल्यूएशन की जब हम बात करते हैं तो वो ऑलवेज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है। नाउ दोनों में एक चीज कॉमन है यहाँ पे भी कि एक्सपोर्ट्स विल फॉल एंड इंपोर्ट्स विल राइज। एक्सपोर्ट्स गिरेगा दोनों ही केस में, और इंपोर्ट्स बढ़ेंगे। आई होप यू आर क्लियर विथ दिस। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट किससे बढ़ता है? जो भी फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं वो मार्केट बढ़ाते हैं। डील करने वाले कौन कौन हैं? बहुत सारे लोग हैं, राइट। सो यहाँ पे बोला गया कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है? इट्स डिफाइंड एज अ मार्केट विच फॉरेन एक्सचेंजेस आर इम्पोर्टेंट सोर्स, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज बाई किए जाते हैं और बेची जाती है। और उसमें कौन कौन होते हैं? फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स है, बैंक्स है, सेंट्रल बैंक्स है, कमर्शियल बैंक्स है, एक्सपोर्टर्स है, इम्पोर्टर्स है, राइट, टूरिस्ट है, इमिग्रेंट्स है, इन्वेस्टर्स है, बहुत सारे लोग हैं। ये सब लोग बन के ही पूरी मार्केट बनती है फॉरेन एक्सचेंज की। नाउ मैंने जैसे बताया था आपको क्लास में भी और यहाँ पे भी समझा रहा हूँ कि ये मार्केट बहुत बड़ी हो चुकी है नाउ डेज, मोर देन 1 ट्रिलियन आई कैन से, राइट। और ये मार्केट कहाँ से ऑपरेट होती है? अभी तो वर्ल्ड ओवर से, इवन इंडिया में भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बहुत डीप हो चुकी है। कहने का मतलब ये ऑपरेट होती है न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड सिंगापुर से बेसिकली, राइट। फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या क्या है? इंटरनेशनल ट्रांसफर ऑफ फॉरेन करेंसी सबसे पहला फंक्शन है कि फॉरेन करेंसी ट्रांसफर होना, राइट, इंटरनेशनल लेवल पे फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एक देश से दूसरे देश में। तो डेफिनेटली अगर मार्केट होगा तो ही आप कर पाओगे, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल इंडिया में भी अगर किसी को डॉलर्स चाहिए कि कल उनको बाहर जाना है कहीं पे, तो उसके लिए क्या चाहिए? डॉलर्स चाहिए। तो वो ऑलवेज क्या आरबीआई के दरवाजा थोड़ी खटखटाएगा, उसको क्या करना पड़ेगा? व्हाट ही नीड्स टू डू, he needs some source where he get money, where he get dollars very easily, right? तो वैसा सोर्स लेने के लिए भी आपको मार्केट की जरूरत पड़ेगी। तो फॉरेन एक्सचेंज को ट्रांसफर करने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी को ट्रांसफर करने के लिए यू कैन से आपको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, इट प्रोवाइड्स क्रेडिट ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये मार्केट सबसे बड़ा हेल्प ये करता है कि आपको फॉरेन ट्रेड करने के जो उधारी चाहिए, क्रेडिट चाहिए, उसको भी प्रोवाइड करता है। एग्जांपल, जैसे कि मुझे फॉर एग्जांपल कुछ मार्केट, जापान की मार्केट में कुछ गुड्स बेचना है, बराबर है। अभी जापान की मार्केट में गुड्स बेचना है तो मुझे रिस्क बहुत है, क्योंकि मैं डॉलर रुपीज में अगर मैं डील करूं और जापान की मार्केट में मैं बेचूं तो कर हो सकता है कि येन फ्लक्चुएट होना चालू हो जाए, और अगर येन फ्लक्चुएट होगा तो नुकसान किसको है? नुकसान तो मुझे ही हो जाएगा, राइट। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आई वांट अ लोन इन देयर करेंसीज ओनली in order to remove the fluctuations. तो ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ये भी हेल्प करता है कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो फॉरेन कंट्रीज के साथ, तो इट प्रोवाइड्स द क्रेडिट फॉर फॉरेन ट्रेड। आपको उसका क्रेडिट यानी उधारी मिलेगी। एंड थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, टू हाइज फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। फॉरेन एक्सचेंज में डील करने का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क होता है। जैसे ये बड़ी बड़ी कंपनी देखते हो इंडिया में, टीसीएस है, इन्फोसिस है, वो लोग क्या करते हैं पता है? वो लोग फॉरेन के ऑर्डर्स लेते हैं, राइट, सॉफ्टवेयर के, डेफिनेटली। और ऑर्डर्स लेते हैं वन पॉइंट ऑफ टाइम पे, वन पीरियड ऑफ टाइम पे। जब एग्जीक्यूट होता है दूसरे पीरियड ऑफ टाइम पे तो पैसा देना पड़ता है ना। हो सकता है कि जब ऑर्डर दिया गया तब $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज हुआ, पर जब पैसे देने का टाइम आया तो 50 का 45 हो गया, तो किसको नुकसान है? ये बड़ी बड़ी कंपनी को नुकसान हो जाएगा ना, क्योंकि उनको लगता था कि हमको 50 रुपीज के हिसाब से पैसा मिलेगा, अभी 45 रुपीज हो गया तो 45 रुपीज मिलेगा। तो वो क्या करते हैं? वो लोग हेजिंग करते हैं। हेजिंग का मतलब क्या? उनको रिस्क को कवर करते हैं। अभी रिस्क को कवर कैसे किया जा सकता है? ऐसे, तो दिस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय एंड सेल अगेंस्ट द करेंसी इन एडवांस, जिसको हम समझेंगे फॉरवर्ड मार्केट में। यहाँ पे मैंने आपको बताना चाहूंगा कि मार्केट दो तरह के होते हैं।
एक होता है स्पॉट मार्केट, यानी अभी का मार्केट, अभी जो भाव चल रहा है वो भाव में ले और बेच करो. दिस इज वेरी इजी मार्केट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आप जो मार्केट में जाओगे और लेट्स से डॉलर 72 रुपीज पे चल रहा है, तो आप 72 रुपीज दो और डॉलर ले लो. दिस इज द इजीएस्ट वे, स्पॉट मार्केट. दूसरा होता है फॉरवर्ड मार्केट. फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे साइन करते हो, जबकि वो एग्जीक्यूट होता है अनदर पॉइंट ऑफ टाइम पे, राइट. सो यहाँ पे लिखा है फॉरवर्ड मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज कवर ट्रांजेक्शन विच अकर एट अ फ्यूचर डेट, वो भविष्य में होते हैं. मोस्टली क्या होता है कि आप साइन करते हो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट एग्जीक्यूटेड होता है लेटर डेट पे. एग्जाम्पल आपको लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि इन द मंथ ऑफ जून, कमिंग जून, राइट, फॉरेन एक्सचेंज रेट और डॉलर्स के भाव कम हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल 73 रुपीज पर डॉलर है अभी, आपको लगता है 65 रुपीज पर डॉलर हो जाएगा. सो आप क्या करोगे पता है, आप इंपोर्ट करना चाह रहे हो, बेसिकली यू वांट टू इंपोर्ट, बट आप कॉन्ट्रैक्ट अभी कर लेते हो. आप बोलोगे कि मैं जून में इंपोर्ट करूंगा, राइट. अब इंपोर्ट कर नहीं रहे हो, फिजिकल इंपोर्ट अभी नहीं कर रहे हो, अभी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो. करोगे कब? जून में, राइट. सो सिंस द ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रैक्ट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसमें आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, नो डाउट आपको इंपोर्ट तो करना ही था, आज करना था या कल भी करना ही था 6 महीने के बाद, पर आप कॉन्ट्रैक्ट जून का भी करके क्या फायदा ले रहे हो? वो जो एक्सचेंज रेट का जो रिस्क है ना, 6-7 रुपीज या 8 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से अगर आपको ज्यादा देना पड़ता, वो भी कम देना पड़ेगा. अगर कुछ ना हुआ तो क्या, 73 का 73 देना पड़ेगा ना, और तो क्या. तो पहले से कांटेक्ट कर लेने का फायदा ये है कि आपका वो 7 रुपीज पर डॉलर पे बच जाएगा. समझ में आ रहा है? सो आज आप एग्जीक्यूट करोगे, सॉरी आज आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे और एग्जीक्यूट करोगे जून में, तो ये फायदा आपको मिल सकता है. ये समझ में आ रहा है? यस. Yes, sir. Okay. So usually most international transaction occur much later date. यहाँ पे लिखा है, right? It is beyond the value date when the transaction is signed. क्योंकि ट्रांजेक्शन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे साइन होते हैं एंड कंप्लीटेड एट अ लेटर डेट. इससे दो फायदे हो सकते हैं. नंबर वन, रिस्क ऑफ लॉस, इसको हेजिंग बोलते हैं. जो लॉस होने वाला था वो आप बचा सकते हो, इसी इसी चीज को हेजिंग बोलते हैं. एंड दूसरा फायदा ये है कि डायरेक्ट कमाने के लिए लोग करते हैं ऐसा, डायरेक्ट ही करते हैं, राइट. उनको हेजिंग नहीं करना होता है, उनको लॉस को रिवर्स नहीं करना होता है, पर ऐसे ही करते हैं. उनको लगता है कि कम भाव हो जाएगा तो सट्टा लगाते हैं. आप जैसे जैसे बैट बोलते हैं ना, बैटिंग करते हैं लोग, मैच में करते हैं बैटिंग, तो वैसी चीज को हम स्पेकुलेशन बोलते हैं. तो दो रीजन है जो फॉरवर्ड मार्केट जिसके लिए यूज हो सकता है, एक तो हेजिंग, दूसरा है स्पेकुलेशन. दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर, राइट. तो आपको सिर्फ मार्केट में समझना है इतना, ये इतना डिटेल में नहीं आएगा. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बेसिक डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है. बताइए, आपको कुछ समझ में नहीं आया ऐसा कुछ चीज, यू कैन डिस्कस विद मी नाउ, एनीथिंग दैट यू वोंट अंडरस्टूड.